हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर और बैंड स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से अणु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और इस निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होगा जब इसकी ऊर्जा अणु के दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में अंतर अर्थात डेल्टा ई के पूर्णतः बराबर हो। तो यहाँ पर डेल्टा ई दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर है, इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ पर डेल्टा एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति है और सी प्रकाश का वेग और लेमडा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य है। यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम का जो ओरिजिन है वह अणुओं के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन से होता है। तो एक अणु में कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जैसे स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। स्थानांतरण ऊर्जा को यानी ट्रांसलेशन मोशन को, जो कि अणु के ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होती है, स्थानांतरण की ऊर्जा कहलाती है और इसे हम ईटी से व्यक्त करते हैं। घूर्णन ऊर्जा यानी कि यह ऊर्जा अणु के पूर्ण घूर्णन के कारण होती है, अर्थात अणु के गुरुत्व केंद्र से घूर्णन के कारण होती है। तो इसे हम रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा कहते हैं, इसे ईआर से व्यक्त करते हैं। तीसरे तरह की ऊर्जा है कंपन ऊर्जा। यह अणु के अंदर परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है, अर्थात साम्य अवस्था के से घूर्णन के कारण होती है। तो इसे हम वाइब्रेशनल एनर्जी कंपन ऊर्जा ईवी से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, यह उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणुओं के समान ही अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, अर्थात अणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के कारण, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल के कारण होती है। उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे कि हम ई से व्यक्त करते हैं। अब है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। किसी भी अणु की कुल ऊर्जा उसकी इन समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, जिसे कि हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्स समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ये बॉर्न ओपेनहाइमर इक्वेशन है, जिसे हम फर्स्ट द्वारा बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है फर्स्ट है, यहाँ पर जो ट्रांसलेटरी मोशन है, स्थानांतरण की ऊर्जा है, वह क्वांटाइज्ड नहीं होती और इसका मान बहुत कम होता है। तो इन चारों ये क्वांटाइज्ड नहीं होती और इसका मान बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो ये जो चार प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इनको हम ऊर्जा के घटते हुए क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ई ग्रेटर देन यानी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इज ग्रेटर देन वाइब्रेशनल एनर्जी, ग्रेटर देन ई आर रोटेशनल एनर्जी, एंड रोटेशनल एनर्जी इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशन एनर्जी। यहाँ पर परंतु ये जो चारों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा, ये सब क्वांटाइज्ड होती हैं और ट्रांसलेटरी मोशन
जो है वो बहुत कम इसका ऊर्जा होती है, और ये जो है क्वांटाइज्ड नहीं होती। अतः अणु की कुल आंतरिक ऊर्जा जो है ई बराबर ई आर प्लस ई बी प्लस ई के बराबर होगी। तो आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन बॉन्ड अपन हमन, तो यहाँ पर जो अणु की आंतरिक ऊर्जा जो है वो इन सब निम्न पदों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो ई आर है वह इलेक्ट्रॉनों की ई जो है जो ऊर्जा है वो उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणु की भांति अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। फिर दूसरे प्रकार की एनर्जी है ई। फिर जो एनर्जी है वाइब्रेशनल एनर्जी, ई बी, ये जो है अणुओं के अंदर परमाणु में के एक दूसरे के सापेक्ष कंपन के कारण होती है, जो परमाणु पर एक दूसरे के सापेक्ष कंपन के कारण होती है। और तीसरी है घूर्णन ऊर्जा, जो पूरे अणु के घूर्णन के कारण होती है। अतः ई बराबर अणु की कुल आंतरिक ऊर्जा ई बराबर ई आर प्लस ई बी प्लस ई के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो तीनों ऊर्जाएं हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, और ये एक दूसरे से संबंधित, मतलब एक आपस में असंबंधित होती है। तो अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेल्टा ई वाइब्रेशनल एनर्जी, और ई डेल्टा ई चेंज इन घूर्णन रोटेशनल एनर्जी, चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी एंड चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये और इन तीनों के अप्रोक्सीमेट मान वैल्यू जो है वो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई वाइब्रेशनल एनर्जी इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई इंटू 10⁻⁶ होता है। चूँकि इनकी कोटि जो है इनके मान में अंतर बहुत अधिक है, अतः एक घूर्णन के दौरान लगभग 10⁻³ जो है कंपन हो सकते हैं। अतः यह माना जाता है कि जो घूर्णन और जो रोटेशन है अणुओं में, परमाणु का रोटेशन और वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसे ही हम बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। और यहाँ पर यह माना जाता है कि जो बॉर्न ओपेनहीमर में यह माना जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो गतिहीन होता है, अतः घूर्णन के समय बंद लंबाई में परिवर्तन नहीं होता, अतः घूर्णन और कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो वास्तव में घूर्णन के समय बंद लंबाई में परिवर्तन होता है, और घूर्णन स्थिरांक भी बंद लंबाई r से प्रभावित होता है, जिसे कि हम बता सकते हैं b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² से हम बता सकते हैं। तो अब है आंतरिक ऊर्जा का विभाजन। यहाँ पर अणु की आंतरिक ऊर्जा को जो है जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, उसी प्रकार से परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड होती है। उसी प्रकार से अणु में भी तीनों ऊर्जाएं क्वांटाइज्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपन और घूर्णन ऊर्जाएं क्वांटाइज्ड है, अर्थात उनमें परिवर्तन के लिए कुछ विशिष्ट मान पर ही इनमें परिवर्तन संभव है। तो अणु की जो घूर्णन ऊर्जा है उसे हम का मान घूर्णन
क्वांटम संख्या यानी कि रोटेशनल क्वांटम नंबर जे से बता सकते हैं। तो जो रोटेशनल एनर्जी है, जो जो घूर्णन ऊर्जा जो है, हम रोटेशनल क्वांटम नंबर जे से बता सकते हैं। तो जो रोटेशनल एनर्जी है वो ER =J+1h² अपॉन 8 पाई² इसी तरीके से अणु की जो वाइब्रेशनल ऊर्जा है EV, वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से व्यक्त किया जाता है। तो ये B/2 से व्यक्त करता है। तो ये B जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, B+1/2h/2π√k/μ। और E जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के द्वारा इसका मान निर्धारित होता है। और इसे हम जो रोटेशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है EE, उसे हम बता सकते हैं -2π²me4z² अपॉन n² h² से हम बता सकते हैं। यहाँ पर J, न्यू और n जो है पूर्णांक संख्याएं हैं, जबकि I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, K फोर्स कांस्टेंट है और म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऊर्जा में ये 3 तरह की ऊर्जाएं हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज हैं। और इनके आधार पर जो रोटेशनल क्वांटम नंबर J, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के आधार पर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है उसका मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का ये रूप है क्वांटीकरण की शर्तों के अनुरूप होता है, अर्थात उनमें इनके मान कंटिन्यूअस नहीं होते, बल्कि डिस्क्रीट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन और रोटेशन जो है, प्रत्येक ऊर्जा के अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं जिसमें कि एक अणु रह सकता है। एक अणु साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्न ऊर्जा स्तरों में अवस्थित रहता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई कंपन, जैसे हम इसमें से देख सकते हैं कि कई ऊर्जा स्तर, कई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और एक ही ऊर्जा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है उसी में कई वाइब्रेशनल लेवल और कई रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, जिनका कि मान J = 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक हो सकता है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 से, और n का मान जो है 1, 2, 3 और से अनंत तक हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई कंपन स्तर और कई कंपन स्तर कई घूर्णन स्तरों से मिलकर बना है। तो संक्रमण केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में संभव है जिनमें क्वांटम अंकों में परिवर्तन एक यूनिट वैल्यू के बराबर हो, एक इकाई के बराबर हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, n से, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को V से, और जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N1 और N2 लिया गया है। यहाँ एनर्जी लेवल्स की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमने इसको इस तरीके से लिखा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर दो एनर्जी लेवल N1, N2 जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहे हैं। फिर एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जिसे V1, V0 से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमने व्यक्त किया है। और हर वाइब्रेशनल लेवल पर में कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं, ये यानी कि 1, 2, 3, 4
1 2 3 4 ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है। और ये जो है इसमें 1 2 4 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये नीचे भी दे रखे हैं। और ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि प्रिंसिपल मुख्य ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा n से बता रहे हैं। अणु के इलेक्ट्रॉन को n से बताया हुआ है, जहाँ n1 और m2 को लिया गया है, n1 और m2। इसके साथ संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर, ये जैसे जो है संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर, ये v इक्वल टू 0 1 2 3 4, फिर जो है n इक्वल टू फिर 4 तक हो गया, फिर ये n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो उसके अनुसार 0 1 2 3 4 आगे तक है। और हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो है j इक्वल टू 0, फिर ये 1 2 3 4, ये जो है वाइब्रेशनल एनर्जी वो रोटेशनल एनर्जी लेवल है। यहाँ पर घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर बहुत कम और कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर अधिक, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में अंतर बहुत कम है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में अंतर थोड़ा ज़्यादा है। और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में जो अंतर है वो और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि अगर ट्रांजिशन n1 से n2 के बीच में होता है तो ये जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाएगा, E1 से E2 तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं E1 V1 J1 2, यहाँ E1 ये B1 से, यहाँ से B1 से E1 B0 J1, ये B0 से जा रहा है यहाँ से, और जे का जो है 1 है, ये 1 लेवल है, यहाँ से इस जगह से जा रहा है। और यहाँ पर ये जा रहा है n2 के E2, इसका ये सेकंड है V2 J1 तक, J1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो कि जिसमें कि घूर्णन कंपन और वाइब्रेशन भी शामिल है। फिर है प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन है, जैसे यहाँ 3 से 4 में जा रहा है ना। और यहाँ पर ये कॉमन है B2 से B3 है, तो के बीच में है, तो केवल V2 के बीच में ही है। तो E1 यहाँ पर V2 J3 माइनस E1 V2 J4। और ये जो है ये वाला ट्रांजिशन है, ये V0 से V2 के V1 के J4 तक जा रहा है, ये वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस है। तो यहाँ पर V0 वाइब्रेशनल लेवल इंटीजर है, J रोटेशनल लेवल इंटीजर है, और N जो है इलेक्ट्रॉनिक लेवल इंटीजर है। यहाँ पर एक अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर का कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों में विभाजन को ये डायग्राम बताता है। तो इस प्रकार इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर जो है उसमें कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर और उसके अनुरूप कई जो है घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण उन्हें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आणविक ऊर्जाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यहाँ पर पदार्थ को दी गई ऊर्जा यदि अणु में घूर्णन उत्पन्न करती है तो हमें घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो जैसे इस डायग्राम में
में अणु के घूर्णन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जो हम देखा कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए हमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इस प्रकार के रेडिएशंस जो हैं हमें होती है, और ये जितनी कम ऊर्जा भी अणु को घूर्णन प्रदान कर सकती है। अतः अणु का एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में के एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में अगर संक्रमण होता है तो ये जो है प्योर रोटेशनल ट्रांजिशंस कहलाते हैं। और चूँकि इन संक्रमणों में निहित क्वांटम की ऊर्जा बहुत कम होती है और इस प्रकार केवल जो है उच्च तरंग दैर्ध्य यानी ये जो है सुदूर अवरक्त क्षेत्र या सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव्स या फार इंफ्रारेड रीजन में ये जो है स्पेक्ट्रम हमें ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और ये जो है इसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यह पूर्णतः घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण होता है। अतः ये जो है रेखीय स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, जिसके लिए कि वर्ण नियम J = ±1 के बराबर होता है। अब दूसरा तरीके का है कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है। हमने बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा था। तो अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने देखा कि ये V0 से V1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। ये एक वाइब्रेशनल लेवल V0 से V1 में हो रहा है। तो ये इस तरह का जो ट्रांजिशन है इसके लिए हमें जो है लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये को एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कंपन स्तरों में संक्रमण के लिए पर्याप्त होती है। तो कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ हम देख रहे हैं कि रोटेशनल ट्रांजिशन, यह रोटेशनल एनर्जी लेवल V0 वाइब्रेटरी लेवल का V3 से V4 में ट्रांजिशन, V1 के वाइब्रेशनल लेवल से V4 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम हमें यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होता है। अतः कंपन स्पेक्ट्रम कभी भी शुद्ध नहीं होते और इस प्रकार से कि संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम यानी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। तो कंपन ऊर्जा स्तरों से संक्रमण हेतु के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र यानी ये जो एनर्जी है ये हमें इंफ्रारेड रीजन से प्राप्त होती है। अतः इसलिए इसे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके लिए वर्ण नियम ±1 तथा डेल्टा J = ±1 के बराबर होता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पर जो अणु की को बहुत अधिक ऊर्जा 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कि से दी जाए तो जो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक जैसे हमने ऊपर डायग्राम में से देखा कि जो ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है
ये N1 से N2 के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक स्तर में संक्रमणों के साथ साथ कंपन और घूर्णन स्तर में भी संक्रमण होता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक जटिल स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है और ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट और दृश्य क्षेत्रों विजिबल क्षेत्रों में बनते हैं। अतः इन अध्ययन को जो है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन रूल जो है वो डेल्टा एन जो है बराबर +-1 न्यू वो बी इक्वल टू +-1 और आर इक्वल टू +-1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होता है और उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी कण या वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या कोऑर्डिनेट्स की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। जब कोई कण एक सीधी रेखा में चलता है तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे कोई कण है यहाँ पे, वो एक सीधी रेखा में चले तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें केवल एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है और यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होती है। यदि कण एक तल में यानी एक प्लेन में अगर हो तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होगी। लेकिन जब कण जो है स्पेस में चारों तरफ घूमता है तो उसकी स्थिति पता करने के लिए हमें कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो XYZ की आवश्यकता होती है, अतः कण की स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। तो एक परमाणु गैस में 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं। इस प्रकार गैस के अणु जिनमें N परमाणु हैं तो कुल स्वतंत्रता की कोटि, यानी अगर एक परमाणु है तो 3 होती है, तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3N एटम है तो 3N के बराबर होगी। तो यहाँ पर गैस के अणु जिनमें N परमाणु है स्वतंत्रता की कोटि 3N होगी और अणु की कंपन, घूर्णन और स्थानांतरण गतियों को, जो कि कंपन, घूर्णन और स्थानांतरण गतियों को प्रदर्शित करती है। अर्थात यह अणु की कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं, क्योंकि स्पेस में N परमाणुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें 3N निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर और हम ये जानते हैं कि अणु में प्रत्येक परमाणु, अगर कोई अणु है तो इसमें परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं घूमता बल्कि संपूर्ण अणु स्थानांतरण गति करता है। अतः अणु की जो स्थानांतरण गति है वो उसके द्रव्यमान केंद्र की गति मानी जाती है। तो अणु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ अणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का पता 3 निर्देशांकों द्वारा लगाया जा सकता है। तब प्रत्येक अणु की स्थानांतरण की कोटि 3 होगी। तो यहाँ पर बची हुई स्वतंत्रता की कोटियाँ जो हैं वो 3N-3 अणु में आंतरिक वेगों यानी घूर्णन और रोटेशन के कारण भी होती है। तो यहाँ पर हम जैसे एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि एक रिजिड रोटेटर की तरह समान होता है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या रेखीय बहुपरमाणु अणु एक रिजिड रोटेटर की तरह होता है और इसकी हम देखें यानी कि अणु में स्थानांतरण की गतियाँ हम एक सिंपल मॉलिक्यूल में
हम इन 3 कोऑर्डिनेट्स से हम बता सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में एक द्विपरमाणु कणों की ट्रांसलेटरी मोशन जो है एक्स डायरेक्शन, एक्स उसमें है, अक्ष पर है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें ये वाई डायरेक्शन में भी जो है ट्रांसलेशन हो सकता है अणु का, और जेड डायरेक्शन को में भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर स्थानांतरण गति जो है एक्स वाई जेड अक्ष में जो है स्थानांतरण की गतियाँ हो सकती हैं, जो कि एक परमाणु कणों के लिए तो 3n होती हैं, लेकिन द्विपरमाणु कणों को अगर रिजिड रोटेटर माना जाए तो ये 3 जो है स्थानांतरण की गतियाँ होंगी। इसके अलावा एक द्विपरमाणु कणों की एक्स अक्ष में उपस्थित एक द्विपरमाणु कणों की वाई और जेड अक्ष में घूर्णन गतियाँ जो हैं वो ये वाई एक्सिस में घूर्णन इस तरह से होगा और जेड एक्सिस में घूर्णन इस प्रकार से होगा। तो ये यानी कि 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गई और 2 जो है रोटेशनल मोशन हो गया, और तीसरा जो है अपने अक्ष पर ही है ना, तो यहाँ पर 2 अक्षों में घूर्णन कर सकता है। तो ये हमने बताया। तो इस प्रकार से एक द्विपरमाणु कणों में 2 नाभिकों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, जो ये जो दोनों एटम हैं इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो कि एक स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है, अतः इसकी भी एक कंपन गति होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन, 2 वाइब्रेशनल मोशन और एक जो है 2 रोटेशनल मोशन और एक वाइब्रेशनल मोशन होगी। यानी कि एक द्विपरमाणु कणों की कुल 6 स्वतंत्रता की कोटियाँ होंगी, जिसमें से 3 स्थानांतरण गतियाँ, 2 घूर्णन गतियाँ और 1 कंपन गतियाँ होगा। तो इस प्रकार से एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो जो है टोटल स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 × 2 3n बताया हमने। एक परमाणु कणों के लिए तो 3 है, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस में केवल ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 × 2 यानी 6 हैं, जिसमें से 3 ट्रांसलेटरी मोशन हमने इस डायग्राम में बताया, 3 ट्रांसलेटरी मोशन, 2 रोटेशनल और एक जो है वाइब्रेशनल मोशन को बता रहा है। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है, यानी कि यहाँ पर कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो जो है 2 × 6 यानी 6 होगी। अगर एक परमाणु कणु की स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार यदि अणु में n परमाणु हैं तो उनकी कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होगी। तो यहाँ पर 3 स्वतंत्रता की कोटि हैं, जो कि प्रत्येक एक्स वाई जेड अक्षों में गति करने के कारण है, और समस्त रेखीय अणु जैसे CS2, C2S2 और CO2, चाहे वो उनमें अणुओं की संख्या अधिक है, वो द्विपरमाणु अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, अतः इनकी घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि केवल 2 ही होती हैं। एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जैसे वाटर है, CH4 है, C6H6 है आदि, जो है तीनों अक्षों के प्रति घूर्णन करते हैं, अतः ये जैसे पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो कि तीनों अक्षों के प्रति एक्स अक्ष पर इस प्रकार, वाई पर इस प्रकार और जेड पर इस प्रकार से गति करते हैं। एक द्विपरमाणु अणु का तीनों अक्षों में घूर्णन यानी रोटेशनल मोशन जो है यहाँ पर 3 है। तो तीनों अक्षों के तो इनकी घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 होगी। जो ये इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि घूर्णन की ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है बहुपरमाणु अणु है, जैसे CH4
CH4 में 5 परमाणु हैं, C6H6 में 12 परमाणु हैं और पानी में 3 है। इन सभी में अक्ष के प्रति घूर्णन गति 3 है। तो यहाँ पर S2 की गति को बताया है। तो रोटेशनल मोशन 3 है यहाँ पे, जबकि डाई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल में हमने रोटेशनल मोशन 2 थी। तो इस प्रकार एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कंपन की स्वतंत्रता की कोटि 3n-6 होगी, क्योंकि इनकी कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n है। इसमें से 3 स्थानांतरण की, 3 घूर्णन की कोटियाँ घटाकर बाकी स्वतंत्रता की कोटियाँ कंपन की हो जाएंगी। तो यानी कि 3 टोटल जो है 9 है यहाँ पर। तो यहाँ पर अणु की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटियाँ, तो 3 स्वतंत्रता की कोटि स्थानांतरण के लिए और 3 घूर्णन के लिए घटाकर बाकी स्वतंत्रता की कोटियाँ कंपन की हो जाएगी। तो एक रेखीय अणु में चूंकि घूर्णन की 2 होती हैं, अतः कुल कंपन की जो स्वतंत्रता की कोटियाँ होंगी 3n-5 होगी। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के लिए विभिन्न प्रकार की, ये पानी के लिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की कोटियों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ट्राई एटॉमिक है, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो है नॉन लीनियर है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी 3 एटम है, लेकिन ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो खिंचाव है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि स्ट्रेचिंग जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगी। अगर इस तरह से ऑक्सीजन का एक एटम इधर जा रहा है और दूसरा यूं, और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का इधर जा रहा है, तो ये स्ट्रेचिंग असिमेट्रिकल कहलाएगी। इसी तरीके से झुकाव इन बेंडिंग इन प्लेन, यानी ये जो कार्बन है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और ये उस ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो झुकाव तल में बेंडिंग इन प्लेन कहलाएगा। अगर कार्बन एटम बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन है और इनका डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये बेंडिंग इन आउट ऑफ प्लेन कहलाता है। तो यहाँ पर ये कंपन के अलग अलग तरीके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रेच है, ये दोनों इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन एटम, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेच कहलाता है। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में, तो ये झुकेगा, और ये इस डायरेक्शन में, तो ये सिमेट्रिकल बेंडिंग कहलाती है। और ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये असिमेट्रिकल स्ट्रेच कहलाता है। तो यहाँ पर S2 और CO2 के लिए कंपन के विभिन्न तरीकों को बताया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से विभिन्न अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटियाँ अलग अलग हैं, जिन्हें कि हम इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एटम्स को n से बताया गया है, नंबर ऑफ जो है स्वतंत्रता की कोटियों को ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये, रोटेशनल के लिए ये, वाइब्रेशनरी मोशन के लिए ये, तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इससे हम बता सकते हैं। तो मान लीजिए हीलियम एटम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो एक एटम वाले के लिए 3n के बराबर होगी, तो यहाँ पर 3n के बराबर होगी। अब यहाँ पर
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और HCl में भी 2 हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन 3 है, रोटेशनल मोशन 2 है। तो यहाँ पर तो 3n-5 तो बराबर वाइब्रेशन जो कंपन जो कंपन के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो 1 होगी। तो टोटल जो हो गई वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दोनों में 6 है। इसी तरीके से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 3 ट्रांसलेटरी मोशन है। टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, ट्रांसलेटरी मोशन 3 है, रोटेशनल मोशन लीनियर मॉलिक्यूल में 2 और जो नॉन लीनियर है उसमें 3 होती है। तो 3 × 3 - 6 = 3। तो ये हमने 3 ही दिखाई है इसमें ऊपर डायग्राम में। वाइब्रेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल के लिए 3 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपन 4 तरीके से कंपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये 4 तरह के वाइब्रेशन होंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों में 9 हो जाएगी। इसी तरीके से CH111CH लीनियर मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एटम 4 है, ये 3 है। कार्बन डाइऑक्साइड के समान रोटेशनल जो है रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसमें 2 होगी। तो ये बराबर 7 तरीके से ये वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होंगी। इसी तरीके से नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है बेंजीन। इसमें नंबर ऑफ एटम्स 12 हैं, ट्रांसलेटरी जो है ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल 3। तो 3 × 12 36 - 6 = 30। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 36 होगी। और प्रोटीन जैसे बृहद अणु जिसका कि नंबर ऑफ एटम्स मान लीजिए 44,700 है। तो ये ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल के लिए 3 के बराबर 1,34,094। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1,34,100 के बराबर करीब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी अणु में वो जो है मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसके आधार पर हम किसी भी अणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।